नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। कोरोना के बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। देश भर में बीते 24 घंटे में 3000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इससे पहले पिछले साल 2 अक्टूबर को 3300 से ज्यादा मामले सामने आए थे। अचानक क्यों बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। क्या वाकई में कुछ अलग कदम उठाने की अब आवश्यकता है या फिर जिस तरह से लड़ाई चल रही है उसी तरह से चलने दिया जाए? समझेंगे इससे निपटने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारें क्या क्या कर रही हैं, उनके पास क्या क्या विकल्प हैं, क्या क्या तैयारियां हैं, एक आम आदमी को क्या करना है। एक्सपर्ट्स के साथ करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट। भारत में एक बार फिर से कोरोना तेजी से फैलने लगा है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के मामलों में 40% का उछाल देखने को मिला है। बीते दिन कोविड के 3016 नए मामले सामने आए हैं। पिछले करीब 5 महीने में ये सर्वाधिक मामले हैं। बीते 24 घंटे में देश में कुल 6 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है। इनमें महाराष्ट्र में 3, दिल्ली से 2 और हिमाचल प्रदेश से 1 कोविड मरीज की मौत की खबर है। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। बीते 24 घंटे में राज्य से कोरोना के कुल 483 मामले सामने आए हैं। वहीं बीते दिन अकेले मुंबई से 139 कोरोना मरीज संक्रमित मिले हैं। मुंबई में कोरोना के चलते कुल 57 मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से 36 को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य में हेल्थ डिपार्टमेंट अलर्ट मोड में आ गया है। महाराष्ट्र में कोविड के एक्टिव मरीजों की बात करें तो इनकी संख्या बढ़कर 2500 के पार हो गई है। वहीं मुंबई में एक्टिव मरीजों की संख्या भी 750 के आंकड़े को पार कर गई है। हाल में महाराष्ट्र में कोविड के जो मामले सामने आए हैं उनमें से 42 मरीजों में XBB.1.16 वेरिएंट पाए गए हैं। खास बात यह है कि इन 42 मरीजों में से 11 को बूस्टर डोज लग चुका है। बात देश की राजधानी की करें तो बीते दिन यहां कोविड के 300 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। बीते दिन कोरोना से दिल्ली में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं गुरुग्राम, गाजियाबाद, नोएडा और फरीदाबाद में भी कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। जहां तक इलाज की बात है तो देश भर में कुल 13,509 कोरोना संक्रमित मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में उपचार चल रहा है। डॉक्टरों ने इस दौरान खासकर किडनी, डायबिटीज, हार्ट के मरीजों के साथ बुजुर्गों को खास एहतियात बरतने को कहा है। साथ ही इनमें से जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लिया है, डॉक्टर उन्हें बूस्टर डोज लेने की सलाह दे रहे हैं। डॉक्टर लोगों को भीड़-भाड़ वाली जगह पर जाने से बचने की सलाह दे रहे हैं। खासकर घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनने के साथ सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही है। ऐसे में कोविड का नया वेरिएंट भले ही घातक ना हो, लेकिन सर्दी, खांसी, जुकाम के साथ अगर गले में संक्रमण की शिकायत है तो लापरवाही कतई न बरतें और कोविड की जांच कराएं। इससे न केवल आप सेफ रहेंगे बल्कि दूसरों के लिए भी खतरा नहीं बनेंगे। फिलहाल राहत की बात यह है कि देश में बड़े पैमाने पर हुए टीकाकरण के चलते जानकार कोविड की इस लहर को जानलेवा नहीं मान रहे। एक आंकड़े के मुताबिक देश में अब तक कोरोना के टीके की 221 करोड़ खुराक लग चुकी हैं, जो कोरोना को हराने में मददगार साबित हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल आज हमारे साथ। डॉक्टर गौतम भंसाली साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ, मेंबर हैं कोविड टास्क फोर्स महाराष्ट्र के। डॉक्टर भंसाली, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया साहब, सीनियर फिजिशियन हैं। डॉक्टर लहरिया, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर समीर भाटी, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर भाटी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर चंद्रकांत, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। आपका अपना ऑब्जर्वेशन, अपनी रिसर्च क्या कह रही है? ये ट्रैजेक्टरी जो है ये कुछ अनयूजुअल आपको नजर आ रही है या ये एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही है? कोरोना के जो केसेज बढ़ रहे हैं वो मेरी राय में पूरी तरह एक्सपेक्टेड लाइन पर है। क्योंकि सार्स कोवी 2 का जो वायरस है 2020 की शुरुआत में नया वायरस था, दुनिया के कुछ हिस्सों में था, लेकिन अब ये वायरस दुनिया के सभी हिस्सों में और बिल्कुल नया नहीं है, हर जगह यह वायरस है। यस, समय के साथ जैसे कि सारे रेस्पिरेटरी वायरसेस होते हैं, कोई भी सांस से फैलने वाला वायरस होता है, वो उनका उछाल और गिराव होता रहता है, पीक एंड लो आते रहते हैं उनके, और वो एक सीजनल पैटर्न फॉलो करते हैं। तो चूंकि भारत में कोविड-19 के केसेज एक लो स्तर पर चले गए थे, तो एक ही डायरेक्शन में वो जा सकते थे कि अपवर्ड। एंड जो अभी फिलहाल हम सर्ज देख रहे हैं वो एक सीजनल पैटर्न को भी इंडिकेट करता है। हम वैसे भी जानते हैं कि भारत में जो फ्लू या कोई भी रेस्पिरेटरी वायरसेज होते हैं उनका 2 पीक होते हैं। एक होता है जून से अगस्त
के मध्य के आसपास, और दूसरा होता है दिसंबर से मार्च में, जैसे कि अभी सीजनल फ्लू का भी सर्ज हुआ था। तो चूंकि एक रेस्पिरेटरी वायरस है और कोविड के भी सर्ज हो रहे हैं, तो बिल्कुल पूरी तरह एक्सपेक्टेड लाइन पे है। लेकिन एक अच्छी बात है, हम हालांकि हम काफी सुन रहे हैं कि केसेस बढ़ गए हैं, करीब 200 300 400 केस आ रहे थे, अब 1800 से 2000 केस प्रतिदिन आ रहे हैं। लेकिन अगर हम आंकड़ों पर थोड़ा सा गौर से नजर डालें तो देखेंगे कि जैसे जो मृत्यु की संख्या है वो अभी भी सिंगल डिजिट बनी हुई है, अर्थात जो इन्फेक्शन के केसेज 8 से 10 गुना बढ़ गए हैं, लेकिन मृत्यु का आंकड़ा नहीं बदला है। उसी तरह जो हॉस्पिटलाइजेशन का आंकड़ा है वो नहीं बदला है। हमें याद रखना होगा दो चीजें। एक तो होता है कि कोविड की वजह से कितना गंभीर बीमारी हो रही है, दूसरा होता है कि लोगों को गंभीर बीमारी पहले से है और उसकी उनमें कोविड भी निकला। तो अधिकतर जो मामले आ रहे हैं उनमें पहले से ही कोई गंभीर बीमारी है, उनको कोविड भी पॉजिटिव आ गए क्योंकि संक्रमण फैल रहा है। तो हमें इन बातों को याद रखना होगा। बिल्कुल भी अनयूजुअल नहीं है, और ये पहली बार नहीं, एक यह आखिरी बार नहीं हुआ कि केसेस बढ़ रहे हैं। केसेस बढ़ रहे हैं फिर गिर जाएंगे, आने वाले कुछ महीनों बाद फिर केसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन मैं एक और बात कहूंगा कि हम, चूंकि देश में वैक्सीनेशन हो चुका है, प्रीवियस वेव्स आ चुकी हैं, और फिलहाल दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न सर्कुलेट नहीं कर रहा, बल्कि ओमिक्रॉन को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 16 मार्च को प्रीवियस वेरिएंट ऑफ कंसर्न का दर्जा दे दिया था। पहली बार कोविड महामारी के शुरू होने के बाद ऐसा है जब कोई भी करंट वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं है। बाकी हम आगे के एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। और ये बड़ा सुखद है, थोड़ा राहत भरा है ये सुनना, जो आपने डेटा रखे, जो फैक्ट्स रखे हैं। एक तो पहला जो हमारे दर्शकों को समझना भी बहुत ज़रूरी है, आप बहुत सारी खबरें पढ़ रहे होंगे कि दोबारा आ गया, 6 महीने में पहली बार इतने मामले बढ़े हैं। तो अभी हमारी चर्चा में डॉक्टर लहरिया ने इसको बहुत ही फैक्चुअली बताया कि ये एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही है, यानी कि ये पहले से अपेक्षा की जा रही थी कि इस तरह के आंकड़े आ सकते हैं, इसलिए कोई भी घबराने वाली बात पहले तो नहीं है। दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट उजागर किया जो फैक्ट, वो मौत के आंकड़े जो गौर करने लायक हैं। मौत के आंकड़े आप देखेंगे तो वो इतने चिंताजनक नहीं है, और उनमें भी यदि आप और अंदर जाकर उनका अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि जो कोमॉर्बिड है, पहले से उनमें जो बीमारी है और उसके साथ उनको जो कोरोना की सीवियरिटी जुड़ गई है, उस वजह से वो मौतें हुई हैं। इसलिए सतर्क तो रहना है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, नंबर्स हमें अगर यहीं पे कर्व कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी भी तरह की पैनिक वाली स्थिति किसी भी अवस्था में नहीं आनी है। डॉक्टर गौतम बंसाली, मुंबई के लिहाज से क्या जो ट्रैजेक्टरी है और जो डॉक्टर लहरिया ने कहा है, क्या आप उनकी बात से सहमत हैं? और मुंबई के परिदृश्य में या महाराष्ट्र के परिदृश्य में कोरोना की स्थिति क्या अपेक्षित थी, ये वाली? जी दीपक जी, मुंबई के बारे में भी अगर अपन बात करें या महाराष्ट्र की भी बात करें तो ये पोर्ट ऑफ एंट्री कंट्री का मुंबई है, कोचीन है, गुजरात है। तो यहाँ पे सबसे पहले केसेस वगैरह बढ़ते हैं। जो चीज़ पहले से एक्सपेक्टेड था या सबको जैसे मालूम है, वायरस कभी मरता नहीं है, उसकी पोटेंसी धीरे धीरे कम होती है। उसी का एक फॉर्म है कि इस टाइप के केसेस ये सीजन में, ये मौसम में, ये क्लाइमेट चेंज, वेदर चेंज वगैरह हो रहा है, इस टाइम में नंबर ऑफ केसेस थोड़े से बढ़ने पॉसिबल थे। जो लास्ट 1-2 हफ्ते में देखने को आ रहा है कि थोड़े से केसेस हल्के हल्के बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई खराब पेशेंट ऐसा नहीं है कि जिनको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़े या जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़े या ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल कम हो जाए या इंट्रावीनस एंटीबायोटिक देना पड़े। इस टाइप के केसेस अभी कहीं पर भी नहीं है मुंबई के अंदर। थोड़े बहुत केसेस जरूर बढ़े थे बीच में लास्ट 1-2 हफ्ते में, अभी थोड़े वापस केसेस कम भी है, 2 दिन में से वापस केसेस कम हो गए। बट ये एक तरह का सर्ज, एक तरह का स्पाइक और अगले 2-3 हफ्ते तक मिल सकता है, थोड़े बढ़ सकते हैं, कम हो सकते हैं। तो हमको इसमें कोई डरने की, पैनिक होने की या घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा सावधानी ही रखनी है कि जिनको भी सर्दी जुकाम बुखार आता है उनको मास्क पहनना चाहिए। मास्क बहुत बड़ा वेपन है चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकने के लिए, और बाकी एक तरह से महाराष्ट्र मुंबई में कोई खतरा बिल्कुल भी नहीं है। एब्सोल्युटली सर। और देखिए, हम ये क्यों कह रहे हैं, ये थोड़ा सा आपको साफ करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये पैनिक की जो एक सिचुएशन बनाई जाती है, इसके आड़ में कई सारे धंधे चलने लग जाते हैं। सबसे पहला धंधा जो चलता है वो फेक न्यूज़ का चलता है, और इस फेक न्यूज़ की आड़ में फिर जो है कई वास्तविक धंधे चलने शुरू हो जाते हैं। तो लिहाजा इसलिए आपको ये थोड़ा सा समझाना आवश्यक था अपने विशेषज्ञों के जरिए कि इस तरह की कोई ऐसी अभी स्थिति नहीं आई है कि हम वापस उस दौर में चले जाएंगे, वो पुराने दिन लौट आएंगे और सब कुछ उसी दौर में चला जाएगा। इसलिए थोड़ा समझने की
कोशिश कीजिए। हाँ, हम बार बार ये कह रहे हैं कि सतर्कता बरतना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सरकारें, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हो, लगातार बैठकें कर रही हैं, निपटने के उपायों पर चर्चा हो रही है, निर्देश दिए जा रहे हैं कि आप तुरंत जो है सरकारी मशीनरी को कस लें ताकि कोई आपात स्थिति से निपटने के लिए हमारी तैयारियां मुकम्मल हो, पूरी हो। डॉक्टर भाटी, आप लोगों के पास किस तरह के केसेस आ रहे हैं और आप लोगों का ऑब्जर्वेशन क्या है दिल्ली में? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसा हम देखें कि 2022 जनवरी से जब हम कह रहे थे कि थर्ड वेव है, और उससे पहले हमने देखा कि जब फर्स्ट और सेकंड वेव आई तो वो एक अलग तरह का वायरस में पूरी तरह से बदलाव, एक नई तरह का वेरिएंट। पर जब से हमने देखा जनवरी पिछले साल से ओमिक्रॉन को हम देख रहे हैं, और ओमिक्रॉन के बारे में जितना हमने देखा भी कि वो एक माइल्ड तरह का वेरिएंट रहा है। हाँ, उसकी इन्फेक्टिविटी रही है, ये जो हम बार बार अवेयर और अलर्ट करते रहते हैं कि री इन्फेक्शन हो सकता है, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो सकता है, पर बीमारी की गंभीरता नहीं देखी गई। तो हमने ओमिक्रॉन के जितने भी सब लीनिएजेस आए, मतलब इसके जितने भी स्वरूप बदलते रहे, इसके जो भी रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट्स आए, किसी में भी हमने गंभीरता नहीं देखी गई। और फिलहाल पिछले साल भी जितनी भी बार इसकी राइज हुई, फिर कम हुए, फिर बढ़े, फिर कम हुए, कोई वेव हम नहीं कह सकते पिछली बार इस तरह से आई, बट बढ़ते रहे, कम होते रहे, बट कहीं पर भी बीमारी की गंभीरता नहीं देखी गई, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं देखा गया। यही पैटर्न चला पूरे साल। इस बार जैसा हमने देखा कि फ्लू का सीजन, इन्फ्लुएंजा के केसेस में थोड़ी बढ़ोतरी आई, जिसके अंदर ज्यादातर हम देखा करते थे इन्फ्लुएंजा में H1N1 वायरस के केसेस हम ज्यादा देखा करते थे, पर इस बार H3N2 के केसेस देखे गए दिसंबर एंड से। जनवरी के अंदर वो थोड़े बड़े, फेब के अंदर बड़े इन्फ्लुएंजा के केसेस। टेस्टिंग शुरू हुई, बहुत सारे लोग तो ऐसा, क्योंकि टेस्टिंग हम करते हैं काफी, जब आजकल एक्चुअली फ्लू पैनल में हम कोविड टेस्टिंग भी कर लेते हैं, तो इंसिडेंटली उनका कोविड भी पॉजिटिव आया, क्योंकि फ्लू के टेस्टिंग भी काफी ज्यादा बड़े पेशेंट्स का। तो एज सच अगर हम बात करें तो पहले से जैसा हम बता रहे हैं, एक इन्फेक्शन होता है और एक बीमारी होती है। और ओमिक्रॉन के टाइम में हम लोगों ने यही स्ट्रेटेजी रखी थी कि हम पॉजिटिविटी रेट को ज्यादा ना देखें कि संक्रमण कितना बढ़ रहा है या केसेस कितने ज्यादा। अगर हम रैंडम सैंपलिंग भी करेंगे और स्क्रीनिंग और ज्यादा बढ़ा देंगे तो पॉजिटिविटी रेट बढ़ सकती है। यहाँ पर हम वही वाली जो ओमिक्रॉन की पहले से स्ट्रेटेजी रही है कि क्या हॉस्पिटलाइजेशन रेट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, फर्स्ट थिंग। और जिस तरह से गवर्नमेंट सर्विलेंस पे ध्यान देती है, वो गवर्नमेंट का काम है, वो गवर्नमेंट उस हिसाब से करती है। और ये जीनोम सीक्वेंसिंग भी हम ज्यादातर अभी उन्हीं पेशेंट्स की कर रहे हैं जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट है या जिनको मॉडरेट डिजीज है किसी भी तरह की, उनका हम जीनोम सीक्वेंसिंग करके पता लगा रहे हैं कि कोई और। बट अभी तक जितनी भी जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आई है उसके अंदर वही जो ओमिक्रॉन के सब लीनिएजेस है वही पाए गए हैं, कोई नई तरह का वेरिएंट नहीं आया। और अक्रॉस द वर्ल्ड भी अगर हम देखें 12 कंट्रीज के अंदर भी तो वो DB का जो सब लीनिएज है DB 1.16, तो वही पाया गया है, कोई नई तरह का वेरिएंट नहीं है। तो मैं समझता हूं कि इसके अंदर सिर्फ हमें वही ध्यान देने वाली बात है जो शुरू से हम करते हैं। हमारे जो हाई रिस्क वाले लोग हैं उन लोगों के लिए हमें थोड़ा सा अर्ली डिटेक्शन करने की जरूरत है। एब्सोल्युटली। और मैं इस वक्त डॉक्टर भंसाली सर आपके पास आना चाहूँगा। जो रिपोर्ट्स हुई हैं पिछले 24 घंटे में, सोलापुर, सांगली, ये दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर पॉजिटिविटी चार्ट जो है सबसे ऊपर दिखाया जा रहा है। तो कुछ खास वजह सर इन पॉकेट्स में केसेस के बढ़ने का? जी दीपक जी, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि थोड़ा सा सर्ज, थोड़ा सा स्पाइक अलग अलग एरिया में अलग अलग लेवल पे आ सकता है। सांगली हो गया, कोल्हापुर हो गया, या कभी पूना में हो गया। तो इस तरह के सर्ज, थोड़ा सा स्पाइक अलग अलग एरिया में हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि कितने लोग वहाँ टेस्ट करवाते हैं या कितने लोगों को सलाह दी जाती है वहाँ टेस्ट करवाने की, उसके आधार पे उनकी पॉजिटिविटी वगैरह आती है। आज हमारे पास में भी काफ़ी पेशेंट OPD में आ रहे हैं, काफ़ी लोगों को सीजनल फ्लू है, सर्दी जुकाम बुखार खांसी है। अगर 10 में से 3 पेशेंट को बोलते हैं टेस्ट करवाने के लिए तो इक्का दुक्का पॉजिटिव आते भी है। ऑल्दो वो माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड सिम्प्टोमेटिक टाइप के पेशेंट है जो घर में ही ट्रीटमेंट देते हैं, घर में ट्रीटमेंट लेके ठीक हो रहे हैं। सो अभी थोड़ा अगले 2 से 3 हफ्ता और, जो मेरा मानना, मेरा अपना जो अनुमान है, अगले 2-3 हफ्ता और थोड़ा सा सर्ज आ सकता है, थोड़ा सा स्पाइक आ सकता है। अलग अलग एरिया में आ सकता है, न केवल मुंबई, न केवल सांगली, पूना या जयपुर में भी हो सकता है, दिल्ली में भी हो सकता है, आगरा में भी हो सकता है, कोचीन में भी हो सकता है।
लेकिन ये श्योर है, जिस तरह से वायरस का ये स्वरूप है, जिस तरह से हमारे यहाँ पे लोग मास्क पहनना हल्का फुल्का शुरू कर दिया लोगों ने, प्लस बूस्टर डोज वैक्सीन भी काफ़ी हुई है, ये श्योर है कि अभी कोई वेव नहीं आएगी। वेव 3 ही थी, चौथी वेव ना आई है, ना आगे भी कोई वेव आने की संभावना है। ऑल राइट सर। डॉक्टर लहरिया, अब मैं ज़रा बूस्टर डोज पर आऊँगा। कई लोग इसको बूस्टर डोज से जोड़कर भी देख रहे हैं कि जो बूस्टर डोज में एक तरह से इसे लापरवाही की संज्ञा भी लोग दे रहे हैं, या थोड़े से लीनियंट हो गए बूस्टर डोज लेने में, थोड़ा खुद ही आश्वस्त से हो गए कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया तो हमें बूस्टर डोज लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या अभी आंकड़े इतने पर्याप्त हैं सर कि वो कोरिलेशन स्थापित किया जा पाए, या कुछ आपके अपने अनुभव हैं? जहां तक बूस्टर डोज की बात आती है तो मेरा सुझाव रहेगा कि 60 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को तीसरा कोविड-19 वैक्सीन का शॉट जरूर लेना चाहिए। 60 प्लस में हाई रिस्क बीमारी की गंभीरता अधिक होती है, तो उन लोगों में भी कई सारे लोग हैं जिन्होंने अभी थर्ड शॉट या प्रिकॉशन शॉट कहते हैं नहीं लिया है, तो उनको जरूर लेना चाहिए। जहां तक हेल्दी एडल्ट्स की बात आती है तो उनको थर्ड शॉट का इतना अधिक प्रूवन एविडेंस नहीं है, स्पेशली जो वैक्सीन इंडिया में है। लेकिन अगर एडल्ट पॉपुलेशन में 18 से 59 साल में अगर किसी को भी कोई भी कोमॉर्बिडिटी है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, किसी भी बीमारी का इलाज चल रहा है, नॉन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, तो उनको भी थर्ड शॉट या प्रिकॉशन शॉट लेना चाहिए। तो भारत में भले ही अभी फिलहाल जो ओवरऑल प्रिकॉशन शॉट का कवरेज है वो कम है, लेकिन मैं उससे ज्यादा इस बात पर ध्यान दूंगा कि हाई रिस्क पॉपुलेशन में उसका कवरेज कितना है और उस पॉपुलेशन को खासतौर से शॉट लेने की जरूरत है, तो प्रिकॉशन शॉट। यहाँ पर एक बात और है, वो है कि काफी लोगों ने जिन्होंने थर्ड शॉट ले लिया था और अब उनको करीब 9 महीने 1 साल हो गए, वो कह रहे हैं कि हमें फोर्थ शॉट की जरूरत है। तो मेरा जवाब है कि नहीं, दुनिया भर में कहीं भी कोई एविडेंस नहीं है और ना ही इस तरह का रिकमेंडेशन है कि आपको फोर्थ शॉट लिया जाए। 3 शॉट्स, खासतौर से भारत जैसी पॉपुलेशन में जहां पर प्रूवन 3 वेव्स हो चुकी हैं, खासतौर से जब डेल्टा वेव हुई थी अप्रैल मई 2021 में, उस समय 70 से 80% आबादी को नेचुरल इन्फेक्शन हो चुका था। फिर ओमिक्रॉन में हर किसी को नेचुरल इन्फेक्शन हो चुका है। तो हमारा जो इम्यूनिटी बनता है वो नेचुरल इन्फेक्शन हो या वैक्सीन, दोनों के माध्यम से बन सकता है। भारत में दोनों हो चुके हैं, तो भारत में पहले से ही आबादी को 4 या 5 बार एक्सपोजर हो चुका है वैक्सीन या उसके माध्यम से, तो हमें बार बार शॉट लेने की जरूरत नहीं है। रिपीट करता हूं कि प्रिकॉशन शॉट हाई रिस्क पॉपुलेशन को जरूर लेना चाहिए। और अंतिम बात मैं ये कहूंगा कि जो काफी सारे लोग सोचते हैं कि वैक्सीन हम ले चुके हैं तो अब हमको कुछ नहीं होगा, तो वैक्सीन लेने के बाद आपको अगर सर्ज हो रहा है, केसेज बढ़ रहे हैं या आपको फ्लू के सिम्टम है, तो आपको निश्चित रूप से उस समय अपने आप को बचाव करना है और मास्क पहनना है। आपको जिम्मेदारी सिर्फ अपना बचाव की नहीं, दूसरों में भी संक्रमण रोकने की है। तो वैक्सीन गारंटी नहीं है कि आप खुले में जा सकते हैं और आपको फ्लू हो गया तो भी आप मास्क नहीं पहन रहे। तो मास्क पहनने से अपना बचाव, दूसरों का बचाव दोनों का होगा। एब्सोल्युटली सर। और इनफैक्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंगलवार को ही अपनी कोविड-19 वैक्सीन्स की थोड़ा जो पॉलिसीज थी, जो रिकमेंडेशंस थी, उनमें थोड़ा सा चेंजेस किए हैं। और वो ये कह रहे हैं कि जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है वो एक एडिशनल डोज ले सकती है 12 महीने के बाद, जब उन्होंने लास्ट बूस्टर लिया। और लेकिन ये सिर्फ हाई रिस्क पॉपुलेशन के लिए कहा जा रहा है, जिसमें ज़्यादातर ओल्डर एडल्ट्स आते हैं, और या फिर जो रिस्क फैक्टर वाले जो यंगर लोग होते हैं, यंगर पॉपुलेशन है, सिर्फ उनकी ही बात कही गई है। तो कुल मिला के बूस्टर डोज को लेकर जो आपकी चिंता है। हाँ सर। लेकिन मैं क्विकली एक बात कहना चाहता हूं कि जो भारत में जो फिलहाल वैक्सीन यूज हो रही है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, अन्य वैक्सीन, उनके बारे में फोर्थ शॉट का एविडेंस नहीं है। बाकी अन्य वैक्सीन जो mRNA बेस्ड वैक्सीन है और कुछ अन्य देशों में यूज हो रही है, तो वहां पर देखा गया है कि फोर्थ शॉट से कुछ एंटीबॉडी इंप्रूव होता है। भारत की वैक्सीन में उनका इतना वो नहीं है। दूसरी चीज है कि बाकी देशों की परिस्थिति वो नहीं है। और मैं यहाँ पर एक चीज और कहूंगा कि हमें जो वैक्सीन का अगर जो इम्यूनिटी होती है वैक्सीन लगाने के बाद, उसका प्रोटेक्शन 3 to 4 मंथ तक रहता है और उसके बाद फिर से डिक्लाइन हो जाती है। तो हम उस परिस्थिति में नहीं जा सकते कि हर 3 से 4 महीने में वैक्सीन लें। तो बेस्ट बचाव है कि जब सर्ज हो रहा है तब अपना बचाव करें और दूसरों को बचाव करें। वैक्सीन हमारा फुली रिलायबल नहीं है आफ्टर 3 शॉट्स। नहीं, बिल्कुल सर। और ये WHO यही कह रहा है, इनफैक्ट वो यही कह रहा है। एक्चुअली जो उसमें लिखा गया है वो यही है कि आपको रूटीनली रिकमेंडेड जो मीडियम रिस्क पीपल हैं उनके लिए 2 शॉट अब बूस्टर, इसके बाद की कोई शॉट की जरूरत आपको नहीं है।
लेकिन जो उन्होंने स्पेशली, क्योंकि वो एकदम कैटेगोरिकली मना भी नहीं कर सकते, तो स्वाभाविक रूप से जो रिकमेंडेशन में थोड़ा सा जो दिया है वो हाई रिस्क ओल्डर एडल्ट्स और यंगर पीपल विद अदर सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर्स, ये उसमें उन्होंने ऐड किया है। और वो यही कह रहे हैं कि जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशंस वाले लोग हैं उनके लिए रिकमेंड किया जा सकता है, लेकिन स्वाभाविक रूप से सरकारें अपने देशकाल परिस्थिति का भी आकलन करती हैं और उसके बाद इस तरह का फैसला लेती है। जैसा कि लहरिया साहब कह भी रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई ऐसी खास आवश्यकता दिखाई देती नहीं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट, डॉक्टर भाटिया, आपने इन्फ्लुएंजा से जोड़ा, तो ये कब तक अभी चलेगा? क्या वो H3N2 और कोविड का ये जो एमालगेशन हो गया था, ये बड़ा बुरा सा एक कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा था, तो ये अभी भी प्रिवेलिंग है सर, या ये जा चुका है? और अगर अभी मौजूदा है तो कब तक रहेगा ये डबल रिस्क? बिल्कुल बिल्कुल, ये हम रेस्पिरेटरी वायरस पहले भी देखते थे, सर्कुलेट होते रहते थे। खैर इस बार थोड़े से नंबर्स इसमें ज्यादा देखे गए हैं H3N2 के। अभी थोड़ा सा कॉकटेल ऑफ वायरस है, मतलब कुछ H1N1 के भी केसेस आ रहे हैं, कुछ H3N2 के भी केसेस आ रहे हैं, और जैसा अभी हमने देखा कि ये कोविड के भी कुछ केसेस में सर्ज हुआ है। बट इसमें सिर्फ एक ही बड़ा प्रोटेक्शन है। मैं समझता हूँ जैसे अभी गर्मी आना शुरू होगी तो उसके बाद ये शायद नंबर थोड़ा कम हो जाएगा कुछ समय के बाद, पर जैसे आज फिर से मौसम में बदलाव आ गया तो थोड़ा समय और ये खींच सकता है। सिर्फ ध्यान यही रखने वाली बात है कि रेस्पिरेटरी वायरस तो बहुत अधिक सर्कुलेट होते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। हमें अपनी इम्यूनिटी पे काम करते रहना है, और जो सबसे बड़ा हथियार है इसकी सर्ज को रोकने का, ट्रांसमिशन को रोकने का, वो मास्क है। तो बहुत जरूरी है, एटलीस्ट क्लोज्ड एरिया के अंदर हम जाते हैं, स्पेसिफिकली मैं दिल्ली में देखता हूँ या मुंबई में, मेट्रो या ट्रेन में एटलीस्ट सफर कर रहे हैं तो वहां पर आप मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। बच्चों में बस एक चीज का ध्यान रखें कि अगर बच्चे को सिम्टम आ रहे हैं, लक्षण आ रहे हैं, तो एटलीस्ट उस समय उसको स्कूल ना भेजें, क्योंकि वो बच्चों से, एक बच्चे से बाकी बच्चों में वो बहुत इजीली ट्रांसमिशन फैल जाता है। इन सब बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो काफी हद तक हम जो इन्फेक्टिविटी रेट है उसको कंट्रोल कर पाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर बंसाली, क्विकली, अब घूमने फिरने का समय आ गया है, बच्चों का छुट्टियां भी पड़नी शुरू हो गई हैं, कुछ सलाह देना चाहेंगे जो लोग घूमने फिरने निकल रहे हैं? डेफिनेटली छुट्टियों का टाइम आ रहा है, बच्चों के स्कूल के एग्जाम्स खत्म हो रहे हैं, वैकेशंस भी चल रहे हैं, तो घूमना है, डेफिनेटली घूमना चाहिए, लेकिन सावधानी रखनी, सतर्कता रखनी। और मेन सावधानी सतर्कता यही है कि जिनको भी सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी आता है उनको मास्क पहनना है। बार बार बोल रहे हैं, मास्क सबसे बड़ा हथियार है। प्लस भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचना है, ठंडा खाने से बचना, थोड़ा ठंडा बहुत ज़्यादा इस मौसम में नहीं खाए वरना सीजनल फ्लू होने के चांसेस बढ़ते हैं। और जिन्होंने भी अब तक बूस्टर डोज नहीं लिया उनको बूस्टर डोज लेना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गौतम बंसाली, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, थैंक यू सो मच सर वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर समीर भाटिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही। जैसा आपने पहले भी कहा, पैनिक मत कीजिए, लेकिन हाँ, जो ट्रैजेक्टरी दिखाई दे रही है इसको हल्के में भी नहीं लेना है, थोड़ा सतर्कता, बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।